गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ। अभी सर से जो बात चल रही थी, डायरेक्टर ऑफ लॉ एकेडमी भोपाल से जो बात चल रही थी, उसमें सर ने बोला था कि कुछ MPGS के रिगार्डिंग आपको कोई बुक वगैरह रिकमेंड करनी है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको जो प्रेफर करना हो उस तरीके से कर लीजिए। दोनों ही ऑप्शन आपके लिए ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट क्लास में जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, उसमें मैंने बोला था हम लोग पढ़ेंगे MP हिस्ट्री और MP हिस्ट्री के साथ में इसी का आर्ट एंड कल्चर। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन है कि मेरे नोट्स रेफर कर लें आप। तो सबसे पहला ऑप्शन है नोट्स। अब वो नोट्स क्या है मैं आपको समराइज फॉर्म में बता देता हूँ। ये नोट्स वो नोट्स हैं जो मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, और ये नोट्स MP के अंदर जितनी भी हिंदी मीडियम की बुक चलती हैं, इंग्लिश मीडियम में तो बहुत कम बुकें हैं जो MP में आपको मिलेंगी। एक या दो अच्छे पब्लिकेशन होंगे, उसमें भी आपको सोर्स पूरा नहीं मिलेगा, कहीं कुछ अलग अलग पार्टों में अलग अलग चीज मिलेंगी। जैसे टाटा मैकग्रा हिल की एक बुक आती है MPGS की, उसमें अगर इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो उसमें भी कंटेंट बहुत कम है। लेकिन ये नोट्स ऐसे हैं जो 8 से 10 बुकों को पढ़ के बनाए गए हैं, और बिल्कुल टू द पॉइंट आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग है। जितना आपको पढ़ना है उतना ही आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग है, आपको सारे फैक्ट इसमें मिल जाएंगे। ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको डायरेक्टर सर को, तो वो आपको दे देंगे चैप्टर वाइज। जैसे अब क्लास 1 क्लास 2 ऐसा चलता है, ये सीक्वेंस ना होके ये पूरे होलिस्टिक MP हिस्ट्री के एक ही बार में आपको सारे PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में सेकंड मिल जाएगा आपको आर्ट एंड कल्चर का, फिर थर्ड मिल जाएगा MP की ज्योग्राफी, फिर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट आगे चल के MP की पॉलिटी, और फिर मिल जाएगा MP की इकोनॉमी। तो इस तरीके से ये MP के जो अलग अलग सेगमेंट चैप्टर वाइज आपको दिए गए हैं आपके सिलेबस में, आपको इस तरीके से यहाँ पर पूरे के पूरे कवर अप हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर निकल के आता है हमारा दूसरा, बुक के रिगार्डिंग कि कौन सी बुक रेफर करना है। अगर इससे भी आपको लगता है कि नहीं है सर सफिशिएंट नहीं है, मजा नहीं आया, अभी और डेप्थ में जाना है, टाइम भी बहुत है, और डिटेल में पढ़ना है, तब आप एक बुक पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम में, ज्ञान संपदा। ये अभी रिसेंटली निकाली है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी ने। ये अच्छी बुक है। MPPSC की जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसके लिए लड़के सारे के सारे इसको रिकमेंड करते हैं। आपको सारी यूनिटें नहीं पढ़ना, लेकिन जितनी जुडिशरी में आपके सिलेबस में दी हुई है वो सारी बहुत अच्छे से कंपाइल करके दी गई है और बहुत इलेबोरेट फॉर्म में दी गई है। तो आपको जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा तो इसमें मिल ही जाएगा। अगर आपको लगता है कि और डेप्थ में जाना है, कई कहानी किससे और पढ़ना है, तो आप इसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। ये एक अच्छी बुक है, एक बुक में ही आपका काम हो जाएगा, इससे ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो मेन कोर्स है उस पर फोकस होकर आप काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा दोनों का लेवल क्या है। दोनों से मतलब है मेरे नोट्स और साथ में ज्ञान संपदा, जो आपको ठीक लगता है। इंग्लिश मीडियम का अगर कोई है, कोर इंग्लिश मीडियम का है, तो उसके लिए थोड़ी सी लिमिटेशन है। यहाँ पर मैं उसको इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ ऑन द कंडीशन ऑफ दैट कि वो डायरेक्टर सर से बोले कि सर मुझे हिंदी बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, और अगर वो चाहता है कि बुक रिकमेंड करना है तो वो फिर इधर द्वारा जा सकता है यहाँ पे TMH वाली बुक के ऊपर। TMH ही उसके पास में एक थोड़ा बहुत लेवल पर अच्छा सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि इसके बाद बुकें हैं नहीं ज्यादा इंग्लिश मीडियम में। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे सर वो मुकेश माहेश्वरी की भी बुक है और भी कई बुक हैं, तो बुकें तो हैं उनमें, लेकिन उसमें भी फैक्चुअल एरर बहुत ज्यादा है। फैक्चुअल एरर से मेरा मतलब है आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकालना है, आपका OC ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है पेपर। तो अब क्या होगा इसमें, आप जब उसके ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो आपने थ्योरी कुछ और पढ़ी है, आंसर कुछ और मिलेगा। फिर आप दोबारा मेरे पास आओगे या फिर आप कहोगे किसी दूसरे के पास जाओगे MP के आंसर चेक कराने के लिए। तो इतना कंफ्यूजन मत रखिए, आप किसी भी एक चीज को रिकमेंड कर लीजिए, उसी को रेफर करके चलिए, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने छोड़ा था उसके बाद से आप कंटिन्यू चल रहे हैं। यहाँ पर बात चल रही थी, सबसे पहला आपका जो टॉपिक था जिसमें था मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश। हम लोगों ने देखा अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक जितनी हमने इंपॉर्टेंट घटनाएं थी उस पर बात चल रही थी, और इसी घटनाओं के साथ में आगे बढ़ते हुए हम लोग छोटे छोटे राजवंशों के ऊपर आ गए थे कि मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट राजवंश कौन कौन से हैं। अभी तक हमने बिल्कुल माइनर छोटे छोटे राजवंश देखे थे, जो बेसिकली थे वैदिक काल से जुड़े हुए। अब इस वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा, जब मैंने आपको बताया था कारुष वंश, यदु वंश, हाय वंश, ये छोटे छोटे राजवंश हैं, ये आपको प्री में पूछे जाएंगे। अब यहां से लेकर हम लोग आगे बढ़े थे, फिर हम लोगों ने बात की थी मौर्य डायनेस्टी के ऊपर लास्ट क्लास में,
और मौर्य डायनेस्टी की स्पेसिफिकली हम लोगों ने अशोक और अशोक से जुड़े जितने भी रिलेवेंट हैं वो एमपी के अंदर कौन कौन सी साइड है, चाहे वो रूपनाथ हो, पनगुडरिया हो, फिर इसके बाद में अलग अलग गुर्जर वगैरह सारी साइडों पे बात की थी। ये अशोक के बाद, इस अशोक के बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि एक पीरियड आता है जिसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल। ये मौर्योत्तर काल जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पोस्ट मौर्य पीरियड। इस पोस्ट मौर्य पीरियड को, जिसका एज है 200 बीसी से लेकर 300 एडी, ये बीसी का पीरियड है, ये एडी का पीरियड है। इस पूरे पीरियड में लास्ट क्लास में हम लोगों की बात चल रही थी, इस पूरे पीरियड में मध्य प्रदेश के अंदर क्या क्या हुआ, क्या कोई इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आई थी। अगर वो डायनेस्टीज आई थी तो आपका क्वेश्चन बनेगा वो डायनेस्टी मध्य प्रदेश के किस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और उसका फाउंडर कौन है। अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट रूलर ने कोई महान अचीवमेंट किया है तो उसका काम भी आ सकता है। बस इतना आपको याद रखना है पोस्ट मौर्य पीरियड में। और पोस्ट मौर्य पीरियड के बाद हम लोग चलेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे गुप्त काल पर, गुप्ता पीरियड पर। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं पोस्ट मौर्य पीरियड की। और इस पोस्ट मौर्य पीरियड की शुरुआत मैंने कर दी थी लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, जब मैंने आपको बताया था इंडो ग्रीक आए थे। इंडो ग्रीक शासक जिसको हिंदी में बोलते हैं हिंद यवन, हिंद यवन शासक। हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि ये हिंद यवन शासक क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि चाइना एक स्पेसिफिक जगह है, चाइना का वेस्टर्न वाला जो पार्ट है वहां पर कुछ स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग थे। उन ट्राइबल कम्युनिटीज के लोगों ने धीरे धीरे यहाँ से माइग्रेशन करना शुरू किया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के एरिया से मध्य पूरे इंडिया के अंदर यहाँ पर इंटर करना शुरू किया। बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग राजवंश देखने को मिलेंगे। उसी की हमारी बात चल रही थी, जिसमें सबसे पहला जो स्पेसिफिक यहाँ पर राजवंश था वो था शक डायनेस्टी। इसी शक डायनेस्टी की मैंने लास्ट क्लास में बात की थी और इसके बाद ही यहाँ पर क्लास को लास्ट में छोड़ दिया था हमने। सबसे पहला इसी मौर्योत्तर पीरियड में सबसे पहली जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर वो शक डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ। इस शक डायनेस्टी मतलब ये सब विदेशी आक्रमण की बात चल रही है। एक बार ध्यान दे लीजिए अच्छे से, ये पूरा का पूरा विदेशी आक्रमण की बात चल रही है कि विदेश से हुए होने वाले आक्रमण। इसी में एक और था डायमेंशन जिसको हम लोगों ने जोड़ा था, जो था देसी शासक या देसी राजवंश, जो यहीं के थे हमारे इंडिया के। और इसमें हम लोगों ने बात की थी शुंग राजवंश की। ये शुंग राजवंश याद होगा आपको, जिसके बारे में मैंने आपको रिकमेंडेशन दी थी, किसकी सोर्स की, कालिदास की। तो कालिदास का मालविका अग्निमित्रम इससे जुड़ा है। पुष्यमित्र शुंग वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। फिर अंगमित्र आए और अंगमित्र के बाद में फिर किस तरीके से इसी डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर आया, दैट इज भागभद्र, जिसके समय पे आया था हेलियोडोरस और उसने बनाया था विदिशा में गरुड़ स्तंभ। इन सब की बातें हम लोग कर चुके हैं। ये शुंग डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट जो यहीं की है, हमारे यहाँ की। और इस शुंग डायनेस्टी के बाद में कुछ स्पेसिफिक फॉरेन हमारे को इन्वेजन दिखते हैं। ये फॉरेन इन्वेजन बेसिकली विदेशी आक्रमण के रूप में दिखते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमें सबसे पहला दिखता है शक राजवंश। ये शक राजवंश पे हम लोगों ने बात की थी। देयर आर टू डायमेंशन ऑफ दिस शक डायमेंशन, टू स्पेसिफिक ब्रांचेस के रूप में ये बटा हुआ था। पहला स्पेसिफिक था छैरात वंश एंड सेकेंड वन इज कार्दमक। ये शक स्पेसिफिक अलग अलग ब्रांचों में जाने जाते थे। हमारे यहाँ पर ये स्पेसिफिक अलग अलग रूप में जाने गए हैं। छैरात वंश जो एक स्पेसिफिक डायनेस्टी थी, इसी की एक ब्रांच के रूप में था। ये बेसिकली मध्य प्रदेश में उज्जैन के आसपास की जगह पे स्थित था और फिर फर्दर माइग्रेट करके ये लोग नासिक चले गए थे। तो इनका इंपॉर्टेंट जो रोल था वो था कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए इन्होंने मध्य प्रदेश के एक स्पेसिफिक क्षेत्र को यहाँ पर लिया। और इस डायनेस्टी का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडर था, संस्थापक था, उसका नाम था नहपान। नहपान वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। कौन सी? छैरात वंश की बात कर रहा हूं। और उसके बाद नेक्स्ट है कार्दमक वंश, इसकी भी बात कर चुके थे। चस्टन वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। चस्टन ये स्पेसिफिक डायनेस्टी का फाउंडर था चस्टन। और इस चस्टन के स्पेसिफिक जो एरिया था, इसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी। मतलब इन्होंने इसको रिप्लेस किया और इसके बाद में उज्जैनी राजधानी बन गई कार्दमक डायनेस्टी की। तो यहाँ पर आप देखो कि स्पेसिफिक बात की जाती है कि मध्य प्रदेश में इस डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था शकों की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शकों की पूरे भारत में 5 अलग अलग जगह पर डायनेस्टियां थी। अगर हम लोग प्राचीन काल का भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें 5 स्पेसिफिक डायनेस्टियां मिलती हैं शकों की हमें। उसमें से एक मथुरा में थी, एक पंजाब में थी, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में थी, एक नासिक में थी और एक उज्जैन में थी।
लेकिन मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे हम लोग तो केवल एक डायनेस्टी को पढ़ेंगे यहाँ पर, कार्दमक डायनेस्टी उज्जैन, जो बेसिकली जिसका फाउंडर था चष्टन। और इसी चष्टन के बाद में फिर आप देखेंगे आगे आगे ये डायनेस्टी बढ़ती गई। इसी डायनेस्टी का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूलर मिलेगा, दैट इज रुद्रदमन। ये रुद्रदमन जो आगे चल के बेसिकली शिफ्ट होते हुए ये लोग मूव कर जाएंगे गुजरात की ओर। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख नाम से, जो बेसिकली जूनागढ़ एक जगह है जो गुजरात में है, तो उसके नाम पर इसका क्षेत्र स्पेसिफिक बन गया था। ये रुद्रदमन इसी स्पेसिफिक कार्दमक वंश से ही बिलोंग करते हैं। ये बस केवल इसमें इतना ही जानना है, इस डायनेस्टी ने बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं किया मध्य प्रदेश में, कुछ भी कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसका, सिवाय इसके कि कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए ये डायनेस्टी यहाँ आई थी। शक डायनेस्टी का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपको, शक डायनेस्टी की 5 इंपॉर्टेंट ब्रांचों में से एक इंपॉर्टेंट ब्रांच मध्य प्रदेश में थी और वो उसमें भी बेसिकली चष्टन ने उसको स्थापित किया था। देन उसके बाद में ये मूव कर गए गुजरात। अब इनका जो इतिहास जुड़ता है वो इतिहास जुड़ेगा आगे चल के गुप्तों से। तो गुप्तों के समय पे क्या होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे जब गुप्त पढ़ेंगे। अभी विदेशी आक्रमण में बस केवल एक देखा था हमने, वो था शक, और दूसरे नंबर पे आ रहा है नंबर कुषाण। ये थे फर्स्ट नंबर पर। ये सेकंड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में हमें दिखते हैं वो है कुषाण। कुषाणों का फाउंडर कौन था? विम कटफेसिस। विम कटफिसेस वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट रूलर था विम कटफिसेस, लेकिन इसका कोई भी हिस्ट्री अभी भी यहाँ पर भी एमपी से नहीं जुड़ता, सिवाय मात्र इसके हल्के से कॉइन को छोड़ दिया जाए तो। इसके कॉइन्स वगैरह एमपी के छोटे से पार्ट में मिलते हैं। उसके बाद में इसी डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर हमें दिखता है कनिष्क। तो एक सिंपल, अब एक एक चीज आपके लिए फैक्ट है यहाँ पर, आपसे पूछ सकते हैं कनिष्क किस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है? कुषाण से। कनिष्क मध्य प्रदेश में स्पेसिफिक जगह पर है क्या कोई? तो कनिष्क का मध्य प्रदेश में क्या इंपॉर्टेंट रोल है? हमने लास्ट क्लास में इसी पे यहीं पे छोड़ा था। तो बेसिकली इस कनिष्क को हम जोड़ते हैं 2 स्पेसिफिक जगह से। सांची अभिलेख बताता है कनिष्क के बारे में कि कनिष्क ने एक स्पेसिफिक एरिया में यहाँ पर राज किया था। और दूसरा अभिलेख है भेड़ाघाट अभिलेख। तो इसका मतलब 2 स्पेसिफिक अभिलेख हमें यहाँ पर मिलते हैं, एक है सांची अभिलेख और दूसरा है भेड़ाघाट अभिलेख, जो ये बताते हैं कि स्पेसिफिकली एक नई डायनेस्टी आ गई थी, कुषाण डायनेस्टी। और इस कुषाण डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे माइटेस्ट जो रूलर था दैट वाज कनिष्क। और कनिष्क ने फाइनली क्या किया था? कनिष्क डिफीटेड टू शका। तो शकों को हराने में कुषाण डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रोल था। इस वजह से शकों को यहाँ से माइग्रेट करके गुजरात जैसे छोटे से जगह पर अपना यहाँ पर सेटल डाउन करना पड़ा और अब उस पूरे एरिया पे बेसिकली आ गए थे कुषाण। और कुषाणों का भी सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था कनिष्क। अब इस कनिष्क ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कराए, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका बस केवल 2 एविडेंस है जो ये बताते हैं, सांची और भेड़ाघाट अभिलेख, जो बताते हैं कि बेसिकली इस स्पेसिफिक जगह पे कनिष्क था। कनिष्क के कुछ क्वाइन भी मिलते हैं मध्य प्रदेश में, सिक्के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कनिष्क के सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? तो कनिष्क के सिक्के मध्य प्रदेश में शहडोल, मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट एक डिस्ट्रिक्ट है केवल जहां पर कनिष्क के सिक्के मिले हैं, शहडोल। और उसी के साथ में कनिष्क ने कुछ इंपॉर्टेंट सिक्के निकाले थे वसुदेव के। वसुदेव मतलब यहाँ पर वसुदेव जो भगवान को रिप्रेजेंट करता है वो है लॉर्ड विष्णु। तो वासुदेव के सिक्के, और ये वसुदेव के सिक्के जबलपुर से मिले हैं। ये वसुदेव के सिक्के जबलपुर वाले रीजन से मिले हैं। तो कनिष्क का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमें यहाँ पर दिखता है वो दिखता है कुछ इंपॉर्टेंट सिक्के मध्य प्रदेश में मिले हैं, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर शहडोल वाला जो रीजन है उसकी बात चल रही है। और उसके बाद में कनिष्क के 2 प्रमुख एविडेंस, फर्स्ट सांची एंड सेकंड इज भेड़ाघाट। तो 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। अब इसी में हम लोग, अब ये देसी राजवंश में आप देखेंगे, जब हम लोगों ने एक पढ़ा था शुंग, इसी में आपको आगे कुछ और राजवंश मिलेंगे। केवल प्री में आपको उनके नाम और उनकी मध्य प्रदेश में जगह याद रखना है। यहाँ पर बात चल रही है अगले राजवंशों में, एक है नागवंश। पहला नागवंश। अब ये नागवंश जो आपको दिखेगा, इसकी राजधानी थी, अर्लियर फेज में इसकी राजधानी थी विदिशा। नागवंश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्राचीन कालीन भारत में। नागवंश अर्लियर फेज में मतलब अपने प्रारंभिक समय में विदिशा वाले क्षेत्र पे स्थित था
और उसके बाद में फिर विदिशा से ये माइग्रेट करता हुआ चला गया मध्य प्रदेश के एक स्पेसिफिक जगह पे जिसका नाम है पद्मावती, और पद्मावती को आज जाना जाता है ग्वालियर के नाम से। तो नागवंश मध्य प्रदेश में सबसे पहले इनिशियल फेज में आपको दिखेगा कहां पर, विदिशा वाले हिस्से में। और विदिशा वाले हिस्से में इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था वृषनाग। तो नागवंश राजधानी आपसे केवल बस यही पूछेगा, या तो राजधानी या उसका संस्थापक या उसका इंपॉर्टेंट क्षेत्र मध्य प्रदेश में, कि वो मध्य प्रदेश में कहां से बिलोंग करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नागवंश मध्य प्रदेश के किस स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करता है, देन योर आंसर, अगर विदिशा आंसर में है तो पहली चॉइस आपकी विदिशा होगी, और विदिशा नहीं है तो फिर बाद में फर्दर इन्होंने राजधानी ट्रांसफर करके ग्वालियर कर दी थी, और ग्वालियर को एक और नाम से उस समय जाना जाता था, पद्मावती। तो ये बेसिकली यहाँ पर दूसरी स्पेसिफिक राजधानी के रूप में दिखता है, पद्मावती। पहला राजधानी विदिशा, सेकंड राजधानी पद्मावती, और फाउंडर इसके कौन थे, वृषनाग इसके फाउंडर थे। अब एक सिंपल थ्योरी की बात कर रहा हूं जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लेंगे उससे भी काम चल जाएगा कि बेसिकली ये नागवंश है क्या। ये नागवंश का इतिहास प्राचीन काल में इतना पुराना जाता है कि आप देखें तो कहीं ना कहीं जो मेजर डायनेस्टियां आपको दिखेंगी पूरे के पूरे हमारे प्राचीन काल में, उसमें कहीं किसी ने भी मालवा पर अधिकार करने के लिए इनके साथ में किसी न किसी प्रकार के रिलेशन बनाए हैं, चाहे वो रिलेशन हार्मोनियस रिलेशन के रूप में हो या मैट्रिमोनियल रिलेशन के रूप में हो, मैरिज के रिलेशन में हो। आप देखेंगे आगे चल के गुप्तों के पीरियड में भी ये नागवंशों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। इसमें आप देखेंगे समुद्रगुप्त का नाम, तो समुद्रगुप्त ने जब पूरे दक्षिण भारत के लिए अभियान शुरू किया था, तो यहाँ पर जब वो मालवा में आया था, इंपॉर्टेंट जब मध्य प्रदेश के अंदर इंटर किया था, तो उस समय पे नागवंश का एक सबसे इंपॉर्टेंट शासक था जिसका नाम था गणपति नाथ। उस गणपति नाथ को पराजित किया, पराजित करने के बाद में उससे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई, उससे सबमिशन करवाया, और देन उसके बाद में पूरा राज्य उसको हैंडओवर करके यहाँ से वो चला गया। तो इसी समय पे आप गुप्तों के आगे आने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे देखेंगे नागवंश के साथ में उसने यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और फिर मालवा के पूरे रीजन पर यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो ये नागवंश देखने में भले छोटा राजवंश है और इसका पीरियड भी बहुत छोटा है, लेकिन इसने बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ में सामंजस्य स्थापित करके बेसिकली यहाँ पे क्या किया था, पूरे के पूरे क्षेत्र को केंद्रीकरण करने का काम किया था। नागवंश, राजधानी विदिशा, और फाउंडर इसका वृषनाग। इसके बाद सेकंड नंबर पर आप जो इंपॉर्टेंट राजवंश यहाँ पर देखेंगे, देसी राजवंशों की बात चल रही है। नागवंश के बाद सेकंड मिलेगा बोधि वंश। मध्य प्रदेश में एक स्पेसिफिक जगह पर है त्रिपुरी, और त्रिपुरी को जबलपुर के नाम से भी जाना जाता है, जबलपुर के पास में ही है त्रिपुरी। और एंड श्री बोधि वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। श्री बोधि वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। बहुत सारे अलग अलग रूलर मिलेंगे, श्री बोधि, वसु बोधि वगैरह, आपको किसी के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे राजवंश है, इनने कोई ज्यादा अचीवमेंट नहीं किया, केवल मध्य प्रदेश में इनका इंपॉर्टेंट रोल है कि कुछ समय पीरियड के लिए आए। आपको इनका टाइम पीरियड भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका टाइम पीरियड मैंने इकट्ठा एक ही बार में लिखा दिया यहाँ पर। 200 BC से 300 AD के पीरियड में कहीं ना कहीं ये आए हैं, और ऐसी घटनाएं पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुई हैं। हम लोग केवल मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे राजवंश बता रहा हूँ, कहीं ये प्री के फैक्ट बन के ना आ जाए। तो छोटे छोटे राजवंशों में नागवंश, सेकंड नंबर पर आ गया बोधिवंश। बोधिवंश त्रिपुरी से जुड़ा हुआ है, श्री बोधि इसके फाउंडर हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा माघवंश। ये माघवंश कहां पर मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में। ये माघवंश आपको मिलेगा शहडोल वाले जिले में। माघवंश शहडोल वाले जिले में मिलेगा, और इसका फाउंडर जो है, इसके संस्थापक जो है, उनका नाम है भीमसेन। इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है भीमसेन। माघ डायनेस्टी, माघवंश, रीजन MP में शहडोल बघेलखंड रीजन की बात चल रही है, और इसके जो फाउंडर हैं भीमसेन। अब बहुत सारे अलग अलग ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। आप पूछेंगे सर सोर्सेज क्या हैं, कैसे पता चलता है? तो बांधवगढ़ अभिलेख है, या फिर बहुत सारे उमरिया अभिलेख हैं। ये बताते हैं कि इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ऐसी कोई छोटी सी डायनेस्टी थी जिसने 100 से 200 साल के पीरियड में इस स्पेसिफिक जगह से यहाँ पर अपना क्या कहते हैं सेटल डाउन किया था, अपने आप को यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया था। बस केवल छोटी छोटी डायनेस्टी है। यहाँ पे मार्क डायनेस्टी की बात चल रही है, रीजन, उसके बाद में उसके मेन फाउंडर।
तो उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी यहाँ पर आती है, छोटी सी, वो भी बहुत छोटी सी है, जिसका नाम है एमपी के कॉन्टेक्स्ट में वाकाटक। वाकाटकों का इतिहास बहुत ज्यादा बड़ा है अगर हम देखते हैं महाराष्ट्र की दृष्टि से, और अगर हम प्राचीन काल का इतिहास पढ़ेंगे तो वाकाटक फिर बहुत बड़ी स्थिति में हमें दिखते हैं। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हम वाकाटकों को समझ रहे हैं कि वाकाटक हैं क्या। तो आप ये समझ लीजिए, वाकाटक अपने आप में एक पूरे का पूरा राजवंश है जो दक्कन के स्पेसिफिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और विंध्य शक्ति वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। विंध्य शक्ति इसके मेन संस्थापक थे। विंध्य शक्ति वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। मध्य प्रदेश की दृष्टि से इसका क्या रोल है? अगर मैंने बोला कि दक्कन का रीजन है तो आप कहोगे सर दक्कन तो महाराष्ट्र में लगता है, हम तो मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। आप बस ये समझ लीजिए, ये वाकाटक राजवंश ने मध्य प्रदेश की राजनीति में भी यहाँ पर इंटरफेयर किया और मध्य प्रदेश में विदिशा वाले क्षेत्र पर एक लंबे समय तक राज्य किया। विदिशा वाले क्षेत्र पर यहाँ पर राज किया। इससे इनका एक इतिहास जुड़ता है, और दूसरा इतिहास इनका गुप्तों के साथ जाकर जुड़ता है। जब गुप्तों के अंतर्गत बेसिकली ये गुप्तों में चंद्रगुप्त द्वितीय है, और उसके बाद में ये लोग बेसिकली शकों को पराजित करने में मदद करते हैं गुप्तों की। तो बेसिकली यहाँ पर वाकाटकों की भूमिका भी सेम वैसी ही है जैसी मैंने आपको नागवंश के रूप में दिखाई थी, कि अगर किसी को भी मध्य प्रदेश को जीतना है, मालवा को जीतना है, तो उसे इन छोटे छोटे राजवंशों के साथ में अपना रिलेशन बेटर करना होगा। तो उसी केस में यहाँ पर आप देखें, गुप्तों ने वाकाटकों का सपोर्ट लिया, और वाकाटकों का सपोर्ट लेके यहाँ पर विदेशी आक्रमण में एक जो मैंने आपको बताया था शक, इन शकों को पराजित किया, और पराजित करने के बाद इन्हें मध्य प्रदेश की सीमा से ढकेलकर गुजरात में ढकेल दिया। इसीलिए आपको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को शक्रादित्य भी बोला जाता है। तो शक्रादित्य टाइटल जो उसने अडॉप्ट किया था जस्ट बिकॉज ऑफ, इसलिए ही डिफीटेड टू शकास। तो शकों को हराने के कारण उसने एक नया टाइटल रखा था, और ये शकों को हराया था उसने वाकाटकों के थ्रू, वाकाटकों की मदद के थ्रू। तो वाकाटकों का एक छोटा पीरियड मध्य प्रदेश से जुड़ता है, जहां पर उन्होंने एक राजधानी विदिशा के रूप में इसको बनाया था। आपको बस यही याद रखना है, छोटे छोटे से राजवंश है और इनका ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं है। बस मध्य प्रदेश में ये कहां पर है आप इतना याद रख लें, और इनका स्पेसिफिक फाउंडर कौन है। यहां से आपके प्री के क्वेश्चन निकल आएंगे। अगर बड़ा कोई राजवंश होगा तो उस पर तो हमें वैसे भी डिटेल में बात करनी है, और अब हम लोग वही डिटेल में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला था, गुप्ता डायनेस्टीज के बारे में। हमारी पहले भी बात चल चुकी है, इतिहास इसी क्रम में चलता है हमेशा। इतिहास में जब महत्वपूर्ण शासक और उसकी पूरी की पूरी वंशावली आगे बढ़ती जाती है तो सारे अच्छे शासक होंगे, तब वो पूरा का पूरा शक्ति का केंद्रीकरण के रूप में रहेगा, तो एक पूरी शक्ति बनेगी। और जब वो साम्राज्य में धीरे धीरे शासक वीक होते जाएंगे तो वहां से क्षेत्रीय शक्तियां धीरे धीरे स्वतंत्र होना शुरू कर देंगी, और अलग अलग क्षेत्रीय राज्य उद्भव होने लगेगा। पूरे के पूरे इतिहास में हम कुछ इसी तरीके से पढ़ रहे हैं। हमने मौर्य के काल में पढ़ा कि किस तरह मौर्य ने पूरे के पूरे भारत को एक भारत के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और एक ही शक्ति चलती थी, वो थी पूरी मौर्य। लेकिन जैसे जैसे मौर्यों का डिक्लाइन हुआ और मौर्योत्तर काल आया, ये मौर्योत्तर काल जिसे पोस्ट मौर्य भी बोलते हैं, आप देखो कितनी डिफरेंट शक्तियां हो गई अलग अलग। यहाँ पे आप देखेंगे शुंग आ गए, यहाँ पे कण्व आ गए, फिर यहाँ पे शक आ गए, फिर यहाँ पे कुषाण आ गए, और फिर इसी के साथ में आप देखो ये नागवंश, फिर ये बोधि वंश, फिर इसी के बाद में आप देखो ये माघ वंश, और फिर इसी के साथ में आप देखोगे यहाँ पर छोटा छोटा वाकाटक। इतनी डिफरेंट शक्तियां आ गई थी जब यहाँ पर बेसिकली मौर्य का पतन होना शुरू हो गया था। तो मौर्य में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आपने देखे थे, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट थे उसमें बिंबिसार, अशोक, और अशोक के बाद में धीरे धीरे ऑल वर जितने भी थे दे ऑल वर वेरी वीक एंड इनकॉम्पिटेंट। हैंस मौर्य का जो पूरा का पूरा एम्पायर था डिक्लाइन होना शुरू हो गया, और डिक्लाइन के बाद में फिर छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने आप को मजबूत करना शुरू किया। हमने इन क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में अभी देखा। अब आप देखिए अगेन फिर पूरा का पूरा भारत एक शक्ति के रूप में कन्वर्ट होने जा रहा था, और वो शक्ति थी गुप्तों की। ये जो स्पेसिफिक पीरियड था इस पे हम लोगों ने बात की थी। ये पीरियड था 200 BC से लेकर 300 AD तक का, और इसके बाद में अब हम इस पीरियड पे बात करने जा रहे हैं जिसका समय है 300 AD से लेकर 550 AD तक का, गुप्ता का पीरियड। और ये पीरियड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके बनेंगे। गुप्त पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग।
गुप्तास 320 से लेकर 550 एडी। अब देखिए होगा क्या, समझ लीजिए एक बार पहले, एक पूरी केंद्रीकरण सत्ता, उसके बाद विकेंद्रीकरण की स्थिति, उसके बाद फिर केंद्रीकरण की सत्ता, और जब गुप्तों का पतन होगा, आपने देखा होगा श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, गुप्तों का सबसे पहला उद्भव हुआ एक, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त आए, फिर समुद्रगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए, फिर छोटे छोटे राजा आए, फिर एक समय ऐसा हुआ जब ये शक्ति भी धीरे धीरे खत्म होने लगी, और जब ये शक्ति भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी तो इसकी स्थिति भी कुछ ऐसी हो जाएगी। तो हम बाद में देखेंगे कि इस शक्ति के खत्म होने के बाद में फिर पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में भी फिर क्षेत्रीय शक्तियां कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपना प्रभाव जमाने लगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंपल गुप्ता डायनेस्टीज के बारे में, जिसका पीरियड है ये। तो जब गुप्त डायनेस्टी यहाँ पर आई तो गुप्तों के राजाओं ने इन सबको फिर धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू किया, और कैप्चर करके सबको पूरा का पूरा यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर दोबारा एक पुनः भारत के रूप में बना दिया। अब देखते हैं इस गुप्त डायनेस्टी में कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर ने ये काम किया। गुप्त डायनेस्टी उद्भव पीरियड ये है, और गुप्ता बेसिकली इलाहाबाद वाले रीजन से सबसे ज्यादा डोमिनेट करते थे, और इलाहाबाद के बाद जब ये मध्य प्रदेश में आना शुरू हुए तो मध्य प्रदेश में इन्होंने उज्जैन को सबसे प्रारंभिक अपनी स्थिति के रूप में रखा। उज्जैन मध्य प्रदेश की स्पेसिफिक जगह बता रहा हूं जहां यहाँ पे ये सबसे ज्यादा थे, उज्जैन, विदिशा, मंदसौर और सागर, कुछ ये जगह थी। हम लोगों को तो सबको डिटेल में ही पढ़ना है, तो बस केवल नाम सुन लीजिए कि इन जगहों पर आके इन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पर अलग अलग रूप में काम किया। कुछ वेलफेयर का काम किया, कुछ मिलिट्री कैंपेन के रूप में काम किया, डिफरेंट अलग अलग क्वालिटी में इन्होंने काम करना शुरू किया। गुप्ता पीरियड की बात चल रही है हमारी। अब यहाँ पर देखते हैं कौन था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। सबसे पहला मेन व्यक्ति था श्रीगुप्त, जिसने इस डायनेस्टी को बनाया था। श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश में किसने इसको स्थापित किया था? समुद्रगुप्त। मध्य प्रदेश में स्थापना श्रीगुप्त ने तो स्थापना यूपी में की थी। आपको तो एमपी का इतिहास पढ़ना है, तो बात चलेगी कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले कौन सा गुप्त शासक आया था, तो बात हो जाएगी यहाँ पर समुद्रगुप्त के केस की। ऑल्दो कई हिस्ट्री के एविडेंस ये भी बताते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट श्रीगुप्त के बाद में आया था चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में भी ये बोला जाता है कि उसने मालवा पर आक्रमण किया था और उज्जैन को कुछ समय के लिए अपने प्रांत में रखा था। बट अधिकतर केसेस में ये बोला गया है कि समुद्रगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर हु बेसिकली एंटर्ड इन द एमपी एंड डिफीटेड टू डिफरेंट किंग, और उसके बाद में फिर उसने किस तरीके से उनको सबमिशन कराया, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं। तो समुद्रगुप्त के केस में बोला गया है कि समुद्रगुप्त पहला स्पेसिफिक यहाँ पे गुप्त शासक था जिसने मध्य प्रदेश के अंदर एंटर किया, और मध्य प्रदेश के अंदर एंटर करने के बाद में ये बेसिकली दक्षिण अभियान के लिए गया था। तो दक्षिण अभियान के अंतर्गत इसने मध्य प्रदेश के किस किस एरिया को जीता और किस एरियाज के लिए इसने काम किया, हमें वो देखना है। मध्य प्रदेश दक्षिण अभियान के अंतर्गत इसने मध्य प्रदेश में सागर को जीता। मध्य प्रदेश में इसने सागर को जीता, एरण को जीता। एरण आज के समय में सतना में पड़ता है। एरण को जीता, दमोह को जीता, दमोह, जबलपुर और मंडला। इतनी डिफरेंट स्पेसिफिक यहाँ पर उसने अलग अलग डिस्ट्रिक्टों को जीता था। ध्यान से समझना एक बात, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। जिस तरह नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जीतने के बाद में ब्रिटेन को धीरे धीरे ऑक्यूपाई करना चाहा और उसके बाद में फिर उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाया, सिमिलरली समुद्रगुप्त ने यहाँ पर दक्षिण विजय का अभियान निकाला। तो अगर मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया को इस तरीके से लूँ और मध्य प्रदेश यहाँ पे आता है, तो इलाहाबाद यूपी वाले स्थान से इन लोगों ने यहाँ से मूव करना शुरू किया, और जब ये मध्य प्रदेश के अंदर आना शुरू हुए तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, पूरे दक्षिण भारत अभियान में इन्होंने 12 डिफरेंट राज्यों को जीतना, अलग अलग 12 राजाओं को जीता, फिर 9 अलग अलग गढ़ राज्यों को जीता। मध्य प्रदेश के अंदर जब समुद्रगुप्त ने अभियान शुरू किया था तो उसका मूवमेंट कुछ इसी तरीके से हुआ था। सागर, सतना, दमोह, जबलपुर, मंडला होते हुए ये बेसिकली यहाँ से गया था और यहाँ से मूव करता हुआ ये सीधे यहाँ से दक्षिण भारत की ओर अभियान के लिए निकल गया था। तो समुद्रगुप्त का अभियान आप वैसे भी देखेंगे, अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो आप देखेंगे उसमें
मैं आपको यहाँ एक बार थोड़ा सा विजुलाइज करा देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाए। अब देखिए बात चल रही है यूपी की, तो ये यूपी में अगर इलाहाबाद वाला हिस्सा है ये पूरा, यहाँ से मूवमेंट शुरू किया, एमपी के अंदर मूव किया, यहाँ पे छोटी छोटी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों को हराया, यहाँ से मूव करता हुआ समुद्रगुप्त का पूरा अभियान कुछ इस तरीके से गया और यहाँ पे वो बताते हैं कि सीधे आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर और यहाँ से अगेन मूव करता हुआ फिर वापस वो यहाँ गया था। तो अभियान का जो बेसिकली चरण था वो कुछ इस तरीके से था। इस तरीके से समुद्रगुप्त ने अभियान किया था और इस तरीके से बेसिकली बात चल रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर इंटर करने के बाद में मध्य प्रदेश के किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ में इसने यहाँ पर समझौता किया, चाहे वो समझौता किसी भी रूप में हो। तो समझौता बेसिकली था सबमिशन के रूप में, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब ये सबमिशन कराया और उसके बाद में सबमिशन कराने के बाद में उस पूरे को वहाँ पे रिलीज करके फ्री कर दिया। तो बात चल रही है समुद्रगुप्त के इन अभियानों की कि अलग अलग जगह पर अलग अलग बेसिकली उसने किस किस जगह पर आक्रमण किया और किस किस जगह से मूव करता हुआ वो वहाँ से मूव करता हुआ गया, फिर वाकाटकों को हराया, फिर नीचे अलग अलग पार्टों में उसने क्या क्या किया वो सब छोड़ दें। हम केवल मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में याद रखें कि समुद्रगुप्त का इंपॉर्टेंट अभियान किससे जुड़ा हुआ है। तो ये डिस्ट्रिक्टें बस केवल आप नाम याद रख लें, इससे भी आपका आंसर एलिमिनेशन हो जाएगा। अब समुद्रगुप्त के बाद में सेकंड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट रूलर हमें यहाँ दिखता है, समुद्रगुप्त के बाद सेकंड नंबर पर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और सेकंड नाम है, इनको बोला जाता है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम है, इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इतिहास में टोटल 21 विक्रमादित्य हुए हैं। इतिहास में आज तक कई ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने अपना नाम विक्रमादित्य रखा है, जिसमें हेमू भी था। हेमू सबसे लास्ट विक्रमादित्य था, हेमू के बाद लोगों ने विक्रमादित्य का टाइटल रखना छोड़ दिया था। उसी में से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त डायनेस्टी से जुड़े हुए थे, इन्होंने अपना टाइटल रखा था विक्रमादित्य। और इनके केस में क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर जब इन्होंने इंटर किया था तो मध्य प्रदेश में उज्जैनी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैनी इनकी दूसरी राजधानी के रूप में था। इन्होंने लंबे समय तक उज्जैनी पर राज किया, उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया। और दूसरा इंपॉर्टेंट, विदिशा वाले क्षेत्र पर अधिकार किया। दूसरा, विदिशा वाले क्षेत्र पर अधिकार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे उज्जैन सबसे ज्यादा समृद्ध स्थिति में था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को और समुद्रगुप्त के समय को गुप्तों का सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड बोला गया है। रीजन इज दैट के इनके पीरियड में ही सबसे ज्यादा आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया गया। आर्ट एंड कल्चर में मेरा यहाँ पर मतलब है पेंटिंग हो या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात चल रही हो, मॉन्यूमेंट की बात चल रही हो, वो डिफरेंट पार्ट जिनके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं, वो डिफरेंट सारे के सारे पार्ट एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पर प्री का बेसिकली क्वेश्चन बन जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट हमें वो दिखते हैं रूलर, और इनका नाम विक्रमादित्य था। उज्जैनी और विदिशा वाले क्षेत्र पर राज किया इन्होंने। अब आपको पता होगा ये चंद्रगुप्त वही है जिनके 9 जेम थे, तो जो अपने आप में 9 रत्न रखते थे, जिनमें वो कालिदास, फिर अलग अलग कैटेगरी के सब हैं। अब यहाँ पे उनके नाम लिखाना जरूरी नहीं है। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वराहमिहिर भी इन्हीं के समय पे थे, फिर बात चल रही है कालिदास भी इन्हीं के कोर्ट में थे। तो वो 9 रत्नों की बात चल रही है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट 9 रत्न इनके दरबार में थे। अलग अलग 9 रत्न है, आपको मैं शीट में दे दूंगा तो आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हैं। वो सारे के सारे यहाँ पर लिखना आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर बताना, ठीक है। अमर सिंह वगैरह के नाम है, मध्य प्रदेश में जुड़ा हुआ उससे बहुत कम रिलेवेंट है, बस केवल कालिदास को छोड़ दें तो। फिर अगला जो मेन रूलर हमें यहाँ पे दिखते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट रूलर है उसका नाम है कुमारगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुमारगुप्त की बात चल रही है और कुमारगुप्त ही जुड़ा हुआ है मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख, एमपी का जो मंदसौर अभिलेख है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मंदसौर अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है, देन योर आंसर विल बी कुमारगुप्त। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। फिर इसके बाद नेक्स्ट रूलर आपको दिखेगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट भानुगुप्त। नेक्स्ट है भानुगुप्त। भानुगुप्त बेसिकली जुड़े हुए हैं एमपी में एरण वाली जगह से। एरण, फिर अगेन एरण कहाँ पर पड़ेगा,
एरण सतना वाले हिस्से में पड़ता है। तो बात चल रही है यहाँ पर एरण की। तो ये इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, ये बेसिकली बताता है सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा का फर्स्ट अभिलेख है ये ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट अभिलेख है ये सती प्रथा से जुड़ा हुआ, जो सती प्रथा के बारे में बताता है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। और इसके बाद में नेक्स्ट, और इसके बाद में फिर धीरे धीरे आप देखेंगे जितने भी आगे के जो रूलर आएंगे वो धीरे धीरे सारे के सारे पूरे वीक हैं। वीक होने की वजह से यहाँ पे गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पूरा का पूरा डिक्लाइन करने लगेगा। अगले जो इंपॉर्टेंट हमें दिखेंगे वो है स्कंदगुप्त। भानुगुप्त के बाद में नेक्स्ट जो मिलेगा वो है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के समय पर ही आप देखेंगे हूणों का आक्रमण शुरू हो जाएगा। स्कंदगुप्त के समय पर ही हूणों का आक्रमण शुरू हो जाएगा। और हूणों के आक्रमण के कारण आप देखेंगे यहाँ पे गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगा। केवल हूणों का आक्रमण नहीं, आप देखेंगे गुप्तों के पतन में कितने अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा रही हैं। गुप्तों के समय पर जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक थे वहां तक तो स्थिति ठीक थी, लेकिन गुप्तों के बाद में धीरे धीरे आप देखेंगे स्कंदगुप्त के समय पर एक तो हूणों का आक्रमण शुरू हो जाएगा, हूणों के अलावा एक सामंतवादी व्यवस्था का स्थापित होना, सामंतवादी व्यवस्था का स्थापित होना भी दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है। सामंतवादी व्यवस्था जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फ्यूडल सिस्टम। दिस फ्यूडल सिस्टम इज बिलोंग टू द बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड सिस्टम। तो ये एग्रीकल्चर लैंड सिस्टम एक पार्ट है जो बेसिकली अपने आप में ये बताता है कि नीचे 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 धीरे धीरे राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, धीरे धीरे एक पूरी की पूरी हायरार्की क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो उस हायरार्की में क्या होता है, जब मेन राजा जो है उसकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो उसके नीचे के जो राजा हैं, फिर उसके नीचे जो राजा हैं, तो वो राजा धीरे धीरे अपने आप को आजाद करना, अपने आप को क्षेत्रीय स्वतंत्रता में करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे गुप्तों के समय पे जब ये गुप्त राजा थे तो इनिशियल फेज में तो श्रीगुप्त के समय पे गुप्त अपने टाइटल के साथ में राजा लिखते थे, पर धीरे धीरे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे जब राजा आए तो उन्होंने अपने टाइटल में राजा धीराज, महाराजा धीराज जैसी उपाधियों को धरना शुरू किया। तो महाराजा धीराज बेसिकली क्या बताता है, महाराजा धीराज जैसी उपाधियां ये बताती हैं कि ये राजाओं के भी राजा हैं। मतलब ऐसी हायरार्की में बहुत सारे राजा हैं, ये सबसे सुपीरियर क्वालिटी के राजा हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे जब इनका पतन होना शुरू हुआ तो क्षेत्रीय राजाओं ने धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू किया। और इस वजह से आप देखेंगे गुप्तों के बाद का आगे का जो पीरियड है उसमें बहुत डिफरेंट तरह की क्षेत्रीय शक्तियां आपको यहाँ दिखेंगी। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट जो शासक हमें यहाँ दिखता है वो दिखता है स्कंदगुप्त। और इस स्कंदगुप्त के समय पे यहाँ पर हूणों का आक्रमण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे वीक होता गया और अंत में जाके पूरा का पूरा समाप्त हो गया। तो गुप्तों के पतन में बेसिकली हूण, सामंतवादी व्यवस्था और कुछ आर्थिक समस्याएं भी इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। आपको ये याद नहीं रखना, बस आप तो केवल इंपॉर्टेंट रूलर याद रखिए और उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जगह, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। ये था गुप्तों का केवल एक एस्पेक्ट जिसमें आपने गुप्तों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट शासक वर्ग के बारे में देखा कि गुप्तों के इंपॉर्टेंट शासक वर्ग कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको नाम बताए श्रीगुप्त वगैरह। सेकंड एस्पेक्ट जो इसका जुड़ता है वो जुड़ता है गुप्तों से जुड़े हुए अभिलेख जो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। सेकंड जो पार्ट है वो है गुप्तों से जुड़े हुए अभिलेखों का जो मध्य प्रदेश में मिलते हैं, क्या उनका इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहला अभिलेख यहां पर है उदयगिरी अभिलेख। सबसे पहला अभिलेख है उदयगिरी अभिलेख। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बारे में बोला जाता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो इंपॉर्टेंट सचिव थे वीरसेन, उन्होंने बनवाया था। वीरसेन चंद्रगुप्त के सचिव, ये चंद्रगुप्त के सचिव वीरसेन का उल्लेख इसमें मिलता है। और इसके साथ में शंकर नामक एक व्यक्ति है। ये वीरसेन जो चंद्रगुप्त का
सचिव था उसका उल्लेख यहाँ मिलता है। और ये छोटी छोटी बातें इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में यही पॉइंट आपके पीटी के पॉइंट बन जाएंगे। तो वीरसेन एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, चंद्रगुप्त का सचिव था, इसका उल्लेख इस अभिलेख के अंदर है। और दूसरा इंपॉर्टेंट शंकर नाम का एक व्यक्ति है, तो शंकर नामक व्यक्ति का उल्लेख भी है जिसने पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया था। पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया था, उसका उल्लेख भी यहां पर मिलता है। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे पार्श्वनाथ की मूर्ति को बनवाने का। तो मतलब उदयगिरी के अभिलेख की सबसे इंपॉर्टेंट दो विशेषता, पहली है वीरसेन और दूसरा है शंकर से जुड़ा। दूसरा अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख, दूसरा है ग्वालियर अभिलेख। ये हूणों का जब आक्रमण हुआ था गुप्तों के ऊपर, तो हूणों ने गुप्तों से ग्वालियर का जो एरिया था वो पूरा का पूरा एरिया छीन लिया था, मालवा का एरिया छीन लिया था, मालवा पर अधिकार किया था। उसका पूरा वर्णन इस अभिलेख में है। मालवा पर अधिकार, गुप्तों का हूणों का आक्रमण और मालवा पर उनका अधिकार। ग्वालियर अभिलेख ये बताता है कि हूणों का आक्रमण और मालवा पर उनका अधिकार। तीसरा अभिलेख है एरण। ये मैंने फिर बताया, पहले भी बात हो चुकी है। भानुगुप्त जो गुप्त शासक थे, भानुगुप्त की वाइफ के सती होने का ऑल ओवर इंडिया का सबसे पहला एंड ओल्डेस्ट एविडेंस है भानुगुप्त का ये सती प्रथा का प्रथम उल्लेख। मतलब पूरा का पूरा सती प्रथा को डिस्क्राइब किया गया है इसमें, किस तरीके से सती प्रथा की बात की गई है, सती होने का प्रमाण किस तरीके से है, उसका भानुगुप्त का एरण अभिलेख। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंदसौर अभिलेख। चौथे नंबर पर है मंदसौर अभिलेख। ये संस्कृत में लिखा गया है, इसका जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। बाकी ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए हैं। अलग अलग गुप्तों के समय तक ब्राह्मी लिपि ही एकमात्र लिपि थी जिसको सभी लोग स्टैंडर्ड लिपि के रूप में जानते थे, पर ब्राह्मी लिपि से भी ओल्डेस्ट अगर वर्जन देखें तो संस्कृत का मिलता है। तो बात चल रही मंदसौर अभिलेख विच इज रिटन बाय किसके थ्रू, वत्स भट्टी, विच इज रिटन बाय वत्स भट्टी, वत्स भट्टी इसके थ्रू लिखा गया है। ये वत्स भट्टी के थ्रू कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, याद रखना कुमारगुप्त जो गुप्त शासक था उसकी बात चल रही है। मंदसौर अभिलेख उससे जुड़ा हुआ है कुमारगुप्त से। और ये बताता है कि कुमारगुप्त ने मंदसौर में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त ने मंदसौर में सन टेम्पल बनवाया था, उसके बारे में ये बताता है। इसके बाद मंदसौर के बाद में नेक्स्ट है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट है सांची अभिलेख। ये क्या है, इसमें क्या है, गुप्तों से संबंधित। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधान सेनापति, चंद्रगुप्त का सेनापति, यहां पे जो बात चल रही है चंद्रगुप्त के प्रधान सेनापति आम्रकरदाव का उल्लेख, मतलब उसकी बातों को यहां पर डिस्क्राइब किया गया है। फिर नेक्स्ट है इसी में सांची के बाद तूमेन अभिलेख। ये तूमेन आज के समय में मध्य प्रदेश में अशोकनगर में आता है। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट जो गुना से अलग होकर बनी है उसमें आता है तूमेन। इसमें ये क्या है, ये क्या बताता है गुप्तों के लिए, ये बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है कुमारगुप्त को यहां पर शरतकालीन सूर्य के रूप में बताता है। ये तूमेन अभिलेख बताता है कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य के रूप में डिस्क्राइब करता है। और एक और लास्ट लिख लीजिए तूमेन के बाद सूपिया। ये सूपिया अभिलेख डिस्ट्रिक्ट रीवा में है, सूपिया अभिलेख डिस्ट्रिक्ट रीवा में है। ये क्या बताता है, बेसिकली सूपिया अभिलेख गुप्तों की पूरी वंशावली के बारे में बताता है, सारे के सारे राजाओं के बारे में, कि गुप्तों में श्रीगुप्त से लेकर लास्ट तक जो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट रूलर हुए सबकी पूरी वंशावली, उनके कार्यक्रम, पूरे का पूरा कालक्रम सबके बारे में डिटेल में बताता है ये सूपिया अभिलेख।
मतलब संपूर्ण गुप्त वंशावली के बारे में वर्णन करता है, संपूर्ण गुप्त वंशावली के बारे में वर्णन करता है। सेकंड पार्ट था ये, जिसमें हम लोगों ने अभिलेख देखे थे। अब और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बढ़ती जा रही है, जितना जितना ये इम्पोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर, आप सबको पता है गुप्त काल बेसिकली पूरे भारत का स्वर्ण काल जाना जाता है। और स्वर्ण काल भी किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्ट एंड कल्चर पीरियड। तो हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर का पीरियड। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं वास्तुकला। तो कल्चर में भी हम सबसे पहला पार्ट उठा रहे हैं वास्तुकला। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए गुप्त सबसे ज्यादा फेमस थे, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जिसको हिंदी में हम लोग यहाँ लिख रहे हैं मंदिर स्थापत्य कला, इंग्लिश में टेम्पल आर्किटेक्चर। अब देखिए, जो जो मंदिरों के मैं नाम लिखा रहा हूं, आप अगर उसको रट के भी चले जाएं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप वैसे भी यहां पर समझ लें कौन कौन से मंदिरों की बात की जा रही है। गुप्तों के समय में ही मंदिर बनना शुरू हुए, उससे पहले तक मंदिरों के एविडेंस ना के बराबर थे। तो गुप्तों के समय पर प्रॉपर मंदिर देखने को मिलते हैं। ऑल ओवर पूरे इंडिया में मंदिरों की 3 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में मंदिर आर्किटेक्चर चलता है। मैं मंदिर आर्किटेक्चर के 3 टाइप आपको बता रहा हूं। एक है नागर शैली, ये मंदिर स्थापत्य कला के, एक है वेसर शैली और एक है द्रविड़ शैली। These 3 are the type of temple architecture. The first one is Nagar, second is Bezer and third is द्रविड़ शैली। आप उत्तर भारत के कोई भी मंदिर देखने जाएंगे, किसी भी जगह पर उत्तर भारत के मंदिर देखेंगे, मंदिर आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। गर्भगृह दिखेगा, गर्भगृह के बाद में मीनार दिखेगी, उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके की आकृति मिलेगी। आपको ऑलमोस्ट उत्तर भारत के मंदिर इस तरह मिलेंगे। अब उसके बाद में दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं, वो सारे दक्षिण भारत के मंदिर कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। गर्भगृह अभी भी यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म में होगा, उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके की आकृति देखने को मिलेगी आपको। इस तरीके के मीनार नुमा, पिरामिड नुमा जो मंदिर देखने को मिलते हैं, ये द्रविड़ शैली के उदाहरण हैं। ये नागर शैली को दिखाता है और इन दोनों शैलियों के मिक्स तत्वों को जो लेता है वो कहलाता है वेसर शैली। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में नागर शैली को सबसे ज्यादा प्रमोट करने का काम किया था यहाँ पर गुप्तों ने, और गुप्तों के काल से ये नागर शैली का प्रोसेस शुरू हुआ था। हमें यही टेम्पल आर्किटेक्चर को बेसिकली यहाँ पर देखना है, और उसमें सबसे पहला टेम्पल आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है सांची। सांची का मंदिर, जब आप सांची जाएंगे तो सांची के स्तूप के सामने ही आपको टूटा हुआ मंदिर मिलेगा, जिसमें ये मीनार नहीं मिलेगी, जिसमें ये मीनार नहीं मिलेगी। केवल सिंपल ऐसा मंदिर का एक बॉक्स टाइप का मिलेगा, गर्भगृह। उसमें से मूर्ति तो अब चली गई है, ऑलमोस्ट यहाँ से निकाली दी गई, तोड़ दी गई, या फिर बाद में जब मुगलों का और जब तुर्कों का आक्रमण हुआ था उस समय ये सारा का सारा एरिया तोड़ दिया। तो केवल इस तरीके का पार्ट आपको देखने को मिलेगा वहां पर। वो बेसिकली क्या है, सांची का सबसे पहला ओल्डेस्ट एविडेंस मंदिर के रूप में आपको देखने मिलता है। अब यहां से क्रोनोलॉजी शुरू होती है। सेकंड है तिगवा। तिगवा जबलपुर को बोला जाता है। अगेन तिगवा का विष्णु मंदिर, सेकंड है तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा जबलपुर में है सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर है एरण, एरण का विष्णु मंदिर। ये इसलिए बता रहा हूं विष्णु मंदिर शिव मंदिर, विष्णु मंदिर शिव मंदिर, कहीं गलती ना हो जाए आपसे याद करने में। एरण का विष्णु मंदिर। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर भूमरा। भूमरा, ये भूमरा एक जगह है, सतना में पड़ती है। भूमरा का शिव मंदिर सतना में पड़ती है। आपसे सिंपल पूछेगा भूमरा का शिव मंदिर, गुप्तकालीन शिव मंदिर मध्य प्रदेश में किस जगह पे स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज में आए तो सतना। फिर है अगला फिफ्थ नंबर पर खो। खो एक जगह है, ये भी सतना में है, और इसका बोला है खो का शिव मंदिर, ये भी सतना में ही है। और नेक्स्ट है इसके बाद में नचना कुठार। नेक्स्ट है नचना कुठार, और ये नचना कुठार में जुड़ा हुआ है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये नचना कुठार कहां पर है, पन्ना। बेसिकली ये जगह है, छोटी सी एक जगह है अजयगढ़। तो अजयगढ़ तो तहसील है आज के समय में, और बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लगती है पन्ना। तो यहाँ पर ये नचना कुठार का पार्वती मंदिर
इसमें आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अजयगढ़, और अजयगढ़ की डिस्ट्रिक्ट लगती है पन्ना। तो ये हो जाएगा आपका सांची का मंदिर। सांची का मंदिर तो सांची में ही यहाँ पर रायसेन में, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर, एरण हो गया सागर, भुमरा हो गया सतना, खो हो गया सतना, और नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना में। ये इतने डिफरेंट टाइप के आपको टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्तों के पीरियड में दिखते हैं। अब उसके बाद में गुप्त सबसे ज्यादा स्पेसिफिकली जाने जाते थे पेंटिंग के लिए। तो पेंटिंग वाला पार्ट जो इनका जुड़ा हुआ है वो भी हमारे लिए यहाँ पर प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुप्तों का जो नेक्स्ट पार्ट जुड़ता है वो जुड़ता है पेंटिंग, जिसको बोलते हो चित्रकला, पेंटिंग वाला पार्ट। अब देखिए पेंटिंग कहां पर की थी, दो इंपॉर्टेंट साइट्स आपको सबसे ज्यादा यहां पर याद रखना है। उसमें पहली है बाघ केव्स और दूसरी है उदयगिरी। बाघ है धार में, उदयगिरी विदिशा। ये क्या बताती है, बाघ की केव्स, बाघ की केव्स बताती है लौकिक जीवन के बारे में, मतलब बिल्कुल हमारी सोशल लाइफ के बारे में। लौकिक जीवन को बोला जाता है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ को पूरा का पूरा ये डिस्क्राइब करती है। वाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द उदयगिरी केव्स, दिस केव्स बेसिकली डिस्क्राइब द रिलीजियस मैटर। रिलीजियस मैटर से मेरा मतलब है धार्मिक, पूरे के पूरे उसको धार्मिक कार्यों को बताती है। धार्मिक कार्यों से यहाँ पर मतलब है कि जब आप उदयगिरी की केव्स देखने को जाएंगे तो उदयगिरी में नंबर ऑफ केव्स की संख्या है 20। उदयगिरी में 20 केव हैं, और इस 20 केव और गुफाओं की जो बात चल रही है, उन 20 केव में से अलग अलग आपको जैनों की केव्स भी मिलेंगी, जैन मतलब जैन धर्म से जुड़ी हुई। उसके बाद में आपको हिंदू धर्म से जुड़ी हुई शैव की मिलेंगी, वैष्णव की मिलेंगी, और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई शाक्त मूर्तियां जिनको आप बोलते हो मूर्ति पूजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती है, उससे जुड़ी हुई मूर्तियां भी आपको मिलेंगी। इसी 20 केव्स में से सबसे इंपॉर्टेंट केव है केव नंबर 5। केव नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये विष्णु के वराह अवतार को दर्शाती है, और ये क्वेश्चन कई बार एमपी ने पूछा है, व्यापम के एग्जामों में पूछा है, एमपीपीएससी में पूछा है, आपके में भी पूछ सकता है कि उदयगिरी केव्स में से कौन सी केव्स नंबर कौन सी ऐसी है जो विष्णु के वराह अवतार को दिखाती है। मतलब वो जब धरती को अंदर ले गए थे, फिर उसके बाद में बचाकर लेकर आए थे, तो अपने सींग पर लेकर आए थे, वो पूरा का पूरा पोस्चर बना हुआ है उसी तरीके का वहां पर। ये बेसिकली गुप्तकालीन ही है, सारी की सारी गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल मानी जाती है। तो ये बेसिकली गुप्तों में आपको इतना याद रखना है अलग अलग रूप में कि गुप्तों ने मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में क्या किया। गुप्तों का पूरा इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास में आप देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक राजाओं ने अपनी राजधानियां स्थापित की, फिर इसके बाद में यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर को प्रमोट किया, और टेम्पल आर्किटेक्चर के अलावा बाघ केव्स और उदयगिरी केव्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गुप्तों का यही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बाद में हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया, हुड़ों के आक्रमण के बाद सामंतवादी व्यवस्था शुरू हो गई। सामंतवादी व्यवस्था के साथ में इकोनॉमिक रूप से भी ये लोग वीक होने लगे, तो सडनली एंड ग्रेजुअली यहाँ पर गुप्तों का धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया। और गुप्तों के डिक्लाइन के बाद में आप देखेंगे फिर एक नया पीरियड शुरू हुआ जिसको बोलते हैं गुप्तोत्तर पीरियड। जैसे मौर्यों के बाद में हमने मौर्योत्तर पढ़ा था, वैसे ही गुप्तों के बाद में एक नया पीरियड शुरू हुआ जिसका नाम था गुप्तोत्तर पीरियड। और इस गुप्तोत्तर पीरियड को इंग्लिश में बोला जाता है पोस्ट गुप्ता। और ये पीरियड शुरू होता है 550 के आसपास से शुरुआत होती है इसकी, और ये चलेगा 700 एडी तक। 550 से लेकर 700 एडी तक ये पीरियड यहाँ पर चलता है। इसी पीरियड में आपको पूरे भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दिखेगा, हर्षवर्धन का नाम आपने सुना होगा, जो वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जिसकी इनिशियल फेज में राजधानी थी थानेश्वर, और थानेश्वर से राजधानी कन्नौज लेकर आया। बट मध्य प्रदेश के इतिहास में उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, इसलिए हम उसकी बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं हर्ष की। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जुड़ी हुए कुछ स्पेसिफिक छोटे छोटे राजवंशों के बारे में, जिन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सिमिलर वही जो स्थिति हमने पोस्ट मौर्य पीरियड में देखी थी। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमें अलग अलग डायनेस्टियां दिखती हैं
उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट है पांडव डायनेस्टी। छोटी छोटे हैं बहुत, लेकिन याद रखना है पांडव वंश। ये पांडव वंश मध्य प्रदेश में अमरकंटक वाले क्षेत्र से है, अमरकंटक वाले क्षेत्र में है। अमरकंटक मतलब डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर की बात चल रही है यहाँ पर, अनूपपुर वाले क्षेत्र से। और इसका जो संस्थापक है, उसके संस्थापक का नाम है जयबल। जयबल वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, पांडव वंश। नेक्स्ट वंश है वर्मा वंश। वर्मा वंश ये मध्य प्रदेश में मालवा वाले स्पेसिफिक रीजन में है, था मतलब मालवा वाले स्पेसिफिक रीजन में। और इसका इंपॉर्टेंट रूलर था सिंह वर्मा। अगेन तीसरे नंबर पर है परिव्राजक, परिव्राजक वंश। परिव्राजक वंश ये मध्य प्रदेश में आपको पन्ना डिस्ट्रिक्ट के में वहां पर उस समय पर पढ़ने को मिलेगा। परिव्राजक वंश मध्य प्रदेश के पन्ना वाले क्षेत्र से संबंधित है। इसका इंपॉर्टेंट फाउंडर था देवादय, इसका संस्थापक था देवादय। नेक्स्ट है उच्चकल्प। उच्चकल्प सतना, डिस्ट्रिक्ट सतना। उच्चकल्प वंश, सब में वंश 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 लगा लेना। उच्चकल्प वंश ये है सतना। उच्चकल्प को एक और नाम से जाना जाता है उछेरा। और इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे कुमार देव। कुमार देव, किसी के अंदर कुछ स्पेसिफिक बातें हैं नहीं इसलिए मैं लिखा नहीं रहा, वो अननेसेसरी के फैक्टों का बर्डन होता है आपके ऊपर। बस केवल आप तो रीजन और फाउंडर याद रख लें, वहां से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। कुमार देव यहां पर बात है इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में है। इससे जुड़ा हुआ एक अभिलेख है भूमरा अभिलेख। भूमरा अभिलेख वो इसी जगह से जुड़ा हुआ है, इसी राजवंश से जुड़ा हुआ है, भूमरा अभिलेख। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें सैल वंश। नेक्स्ट है इसमें सैल वंश। ये मध्य प्रदेश में महाकौशल वाली जगह से है। महाकौशल नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कहां बात चल रही है मेरी, जबलपुर और उसके आसपास के रीजन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सैल वंश की बात चल रही है, महाकौशल वाला एरिया है, रीजन है। और श्री यहाँ पे बात चल रही है इसकी श्रीवर्धन। श्रीवर्धन वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी का जो रीजन है महाकौशल और श्रीवर्धन इसके मेन संस्थापक थे। अब इस सारी डायनेस्टियों में सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज की बात चल रही है और वो है ओलिकर वंश। ओलिकर वंश कहां? मध्य प्रदेश में मंदसौर, मध्य प्रदेश में मंदसौर। और इसी डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था यशोवर्मन, जिसने गुप्तों के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहां पर। और जैसा मैंने आपको गुप्तों के पीरियड में बताया था कि जो मंदसौर अभिलेख है, ये मंदसौर अभिलेख है, ये गुप्तों में एक शासक से जुड़ता है, कुमार गुप्त से। तो कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख तो फेमस है ही, लेकिन अगर क्वेश्चन आपका यहां पर आ जाए यशोवर्मन से जुड़ा हुआ, तो क्वेश्चन कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। या तो कुमार वर्मन का नाम देंगे या यशोवर्मन का नाम देंगे, दोनों का साथ साथ नाम नहीं दे सकते। गुप्तों के बाद में नए जो रूलर आए थे वो थे यहाँ पर ओलिका डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, जिसका नाम था यशोवर्मन। और यशोवर्मन से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक अभिलेख है जिसका नाम है मंदसौर अभिलेख। यही मंदसौर अभिलेख बेसिकली यहाँ पर बताता है कि किस तरीके से इस यशोवर्मन ने हूणों को परास्त किया। और हूणों को परास्त करने के बाद में इस मंदसौर में सन टेम्पल, सन टेम्पल मतलब सूर्य भगवान का मंदिर बनवाया। ये इसी से जुड़ा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको देखना है, दोनों तरीके से देख लेना, नहीं तो आप बाद में वहां पे क्वेश्चन गलत करके आए, कहीं सर आपने तो कुमारगुप्त बताया था मंदसौर, फिर ये यशोवर्मन कहां से आ गया। ये गुप्त पीरियड की बात चल रही है। ये पोस्ट गुप्त पीरियड में एक छोटी सी डायनेस्टी आई थी और उसने मालवा के स्पेसिफिक रीजन में रहना शुरू किया था। फिर उसी डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर आया यशोवर्मन, इसने मंदसौर और सारे एरिया को कैप्चर कर लिया, हूणों को परास्त किया और हूणों को एक समय के लिए वहां से भगा दिया और फिर मंदसौर में डेवलपमेंट कराया। इसीलिए बाद में आप देखेंगे कोई भी एक अभिलेख पे
पहले इनिशियल फेज में कोई भी एक स्पेसिफिक राजा अपने बातें लिखाता है, उसके बाद में दूसरे राजा आते जाते हैं, वो भी अपनी बातें लिखाते रहते हैं आगे चल के। ये आप इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का भी मिलेगा, फिर उसके बाद में आगे चल के और बहुत डिफरेंट राजा आएंगे, उनके बारे में भी जहांगीर तक चला जाएगा। जहांगीर ने भी उस प्रयाग प्रशस्ति पर अपनी कुछ बातें लिखवा दी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुमारगुप्त से भी जुड़ा हुआ है मंसूर अभिलेख और यशोवर्मन से भी जुड़ा हुआ है, दोनों की बातें वो बेसिकली यहाँ पे करता है। और इसी डायनेस्टी की बात चल रही है, इस ओलिका डायनेस्टी की। तो इसके फाउंडर थे नरवर्मन, ये संस्थापक नहीं बता पाया था मैं आपको, नरवर्मन इसके फाउंडर थे। और उसमें एक इंपॉर्टेंट रूलर आया था यशोवर्मन, उसको तो आपको याद रखना ही रखना है यशोवर्मन के बारे में। अब देखिए ये पूरा का पूरा गुप्तोत्तर था, ये पूरा गुप्तोत्तर का पीरियड था। मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूं, तो मुझे कुछ और लिखना है यहाँ पर। केवल छोटी छोटी डायनेस्टियां, मेन डायनेस्टियों की डिटेल याद करना है, उसके सारे फाउंडर और उनका आर्ट एंड कल्चर याद रखना है, और छोटी डायनेस्टियों का केवल मध्य प्रदेश में क्षेत्र और उसका संस्थापक याद रखना है। इससे आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। जब पूरा पढ़ लें आप, उसके बाद आप OCQ लगाना और आप देख लेंगे कि MCQ में आपको सारे के सारे यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। बात चल रही है यहाँ पर पोस्ट गुप्त पीरियड की। तो ये पोस्ट गुप्त पीरियड में आपने डिफरेंट अलग अलग सारे के सारे क्षेत्रीय अलग अलग राज्यों के बारे में देखा। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया इसका जो पीरियड था 550 से 700 AD तक था। इस 700 AD के बाद में पोस्ट गुप्त में और आगे हम लोग बढ़ेंगे 750 AD से। जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आप देखना 750 AD से इसकी शुरुआत होगी और 750 AD से ये जाएगा 1200 AD तक। आप सबको पता है 1206 AD में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी, तो मतलब मध्यकालीन इतिहास शुरू हो गया था। लेकिन अभी हम प्राचीन कालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन कालीन इतिहास का लास्ट सेगमेंट जो हमारा बचा हुआ है वो बचा है 750 AD से लेकर 1200 AD तक। दिस पीरियड इज कॉल्ड अ राजपूत पीरियड, राजपूत एरा। तो बेसिकली राजपूत एरा मतलब राजपूतों का काल कहलाता है ये। तो आप पूरे अलग अलग जगह पे बहुत सारी अलग अलग बातें हुई, हमें बस इस समय पे याद रखना है कि राजपूत पीरियड में मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ। ऑल ओवर इंडिया में हम देखेंगे तो एक जगह पे गुर्जर प्रतिहार आए, एक जगह पे पाल आए, एक जगह पे राष्ट्रकूट आए। उसके बाद मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें तो इसी पीरियड में आप देखेंगे मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट डायनेस्टी चंदेल डायनेस्टी, मालवा की परमार डायनेस्टी जिससे भोज है, फिर कलचुरी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे और फिर कच्छप घाट डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। वो सारा का सारा पूरा का पूरा इसी पीरियड से जुड़ा हुआ है और इस पीरियड को ही बोला जाता है अर्ली मीडिएवल फेज, दैट मीन्स पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल से पहले का काल, इसीलिए इसको बोला जाता है पूर्व मध्यकाल, मतलब अर्ली मीडिएवल, मीडिएवल से पहले का फेज। फिर हम देखेंगे कि मीडिएवल में आते आते बेसिकली क्या हुआ, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्ली मीडिएवल फेज की और इस वाले पार्ट की। और इस वाले पार्ट में भी हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले, और वो होगा हमारा यहाँ पर हम इसकी शुरुआत करेंगे कलचुरी डायनेस्टी से, क्योंकि कलचुरी डायनेस्टी सबसे पुरानी डायनेस्टी है। कलचुरी वंश यहां से उठाएंगे, कलचुरी डायनेस्टी को लेंगे। कलचुरी डायनेस्टी के बाद में हम लोग लेंगे कच्छप घाट डायनेस्टी। ये कच्छप घाट मध्य प्रदेश के ग्वालियर वाले रीजन में है। उसके बाद में लेंगे चंदेल डायनेस्टी के बारे में, और चंदेल के बाद लास्ट लेंगे मालवा का परमार डायनेस्टी, भोज, और उसके बाद में वो सारे के सारे। देन इतनी डायनेस्टी मध्य प्रदेश की कवर करने के बाद में हम लोग शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स मिडेवल वाले पार्ट पे, और फिर देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना का, ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मध्य प्रदेश पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, सैयद, लोधी, इन्होंने बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, और क्या कोई वेलफेयर का काम किया था, तो वो बात की बात है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी सीक्वेंस को यहाँ से जारी रखेंगे, कलचुरी फिर कच्छप घाट, इस तरीके से हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू।